जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, छोटी उम्र के बच्चों में भी ये आ जाती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं और हिकमत में इसका क्या इलाज मौजूद है? एक ऐसे मर्ज का बात बताया है कि ये मर्ज उम्मुल अमराज है, आपको कॉलन कैंसर की तरफ लेके जा सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूजेज ऑफ मेडिसिन ये भी आपको कब्ज की सूरत हाल में लेके जाता है। रात को लेट नाइट तक जागते रहते हैं, उनके जिस्म में मजीद खुश्की पैदा हो जाती है। इसके लिए करना ये है कि सौंफ, अजवाइन, जीरा और सना मक्की थोड़ा सा बॉईल कर लें। जब ये 1 कप रह जाए, कप को आहिस्ता आहिस्ता आप पीना शुरू कर दें। आपने कहा कि चाय जो है वो नहीं लेनी चाहिए जिनको बवासीर रहती है, तो चाय का मुतबादिल क्या है? चाय का मुतबादल अगर आप अपना लें तो आप 10 से 15 बीमारियों से बच सकते हैं। इसमें आपने करना ये है, दर्द की आजकल बहुत ज़्यादा शिकायत होती हैं, वो कमर दर्द हो या फिर टांगों की दर्द हो, तो हिकमत में पेन किलर की कोई अद्वियात हैं? अच्छा ये जो मैं आपको ड्रिंक बता रहा हूँ ये एक इंस्टेंट और बड़ा अच्छा ड्रिंक है। इससे लोगों को बेशुमार किस्म का फ़ायदा होता है। 1 कप अरके गुलाब लेना है, 1 कप अरके सौंफ लेना है, आपने उसको पीना शुरू कर देना है। उम्र के साथ साथ मोटापा भी बढ़ता जाता है, उसकी क्या वजूहात हैं और हिकमत में इसका क्या इलाज है? अस्सलामुअलैकुम, शिफा नेचुरल्स पॉडकास्ट में मैं हूं आपके साथ कंज़ा बशीर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती साहब। और आज हम इनसे जानेंगे कि हिकमत में ब्लड प्रेशर, पेन किलर, कॉन्स्टिपेशन और शुगर के क्या इलाज मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। सर सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन से हम बात स्टार्ट करते हैं कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, छोटी उम्र के बच्चों में भी ये आ जाती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं और हिकमत में इसका क्या इलाज मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी किन साहब, आपने मुझे मदद किया इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो मैं बात करता चलूँ कि आपने एक ऐसे मर्ज़ का बात बताया है कि ये मर्ज़ उम्मुल अमराज है। ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें बहुत सारी बीमारियां वाबस्ता हो जाती हैं। अगर ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाए तो मैं आज नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि ये मर्ज़ कैंसर में मुब्तला कर सकता है, आपको कॉलन कैंसर कर सकता है। ये मैं डरा नहीं रहा, मगर मैं कॉन्शियस ज़रूर कर रहा हूँ कि अमूमी तौर पर लोग इससे नावाकिफ़ हैं, वो इस पर तवज्जो नहीं देते क्या आया कि हम दायमी कब्ज़ का शिकार हैं या नहीं हैं। ये आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि कब्ज़ की शिद्दत से परेशान हैं और वो इसका मुस्तकिल हल तलाश नहीं कर रहे या इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। याद रखिएगा, कब्ज़ की शिद्दत या कब्ज़, दायमी कब्ज़, मतवातर रहना आपके लिवर की प्रोफाइल, आपके गट हेल्थ की प्रोफाइल और उसके साथ साथ आपको कॉलन कैंसर की तरफ लेके जा सकती है। सबसे पहले तो बात करता चलूँ कि कब्ज़, हमेशा याद रखिएगा, ये खुश्की का मर्ज़ है। ये हमारी बॉडी में जब ड्राइनेस पैदा हो जाती है, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन पैदा होती है, तब जाके ये अंतड़ियों में खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, हमारे फाजल मादे उसमें जमा होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। कब्ज़ की सूरत में हमारे जिस्म में मौजूद जहरीले मवाद बहुत ज़्यादा तादाद में जमा होने शुरू हो जाते हैं और वो हमारी स्किन को, हमारे लिवर को, हमारे रेक्टम को, हमारी अंतड़ियों में सोजिश और उसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, इसके साथ साथ स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी का पेशेंट बनना शुरू हो जाता है। अक्सर औकात कई लोगों को दायमी कब्ज़ का शिकार रहते हैं, मगर वो लोग जो उनसे ना एंटी डिप्रेशन अद्वियात का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। हालांकि वो डिप्रेशन के पेशेंट नहीं होते, वो किसी भी किस्म के एंजाइटी के मरीज़ नहीं होते, मगर क्या चीज़ है, वो कब्ज़ का मतवातर और मुस्तकिल हल तलाश नहीं करते, उसका इलाज नहीं बर वक्त करवाते, फिर आहिस्ता 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 वो डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा। और फिर साथ साथ डिप्रेशन और एंजाइटी की मतवातर मेडिसिन खाने के बाद उनका स्टोमिक मज़ीद स्लगिश हो जाता है। और याद रखिएगा, जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूजेज ऑफ मेडिसिन, ये भी आपको कब्ज़ की सूरत हाल में लेके जाता है। ठीक है। इस वजह से कब्ज़ के लिए मैं आज एक नाजरीन को कावा भी बताऊँगा जो कि इंतहाई किस्म का मुफीद है, और मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि दायमी तौर पर कब्ज़ उनकी ठीक हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेशुमार मैं अपने पेशेंट्स को ठीक कर चुका हूँ। सबसे पहले नंबर पे याद रखिएगा कि कब्ज़ के असबाब क्या हैं, क्यों होती है। जो लोग पानी कम पीते हैं जी। या वो लोग जो फ़ाइबर फॉर्म में ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करते, फ्रूट का इंटेक कम करते हैं, वो फ्रूट जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है वो नहीं खाते, वो सब्ज़ियाँ जिनमें सब्ज़ पत्ते शामिल हैं
या वो सब्ज़ियाँ जिनमें ख़ास तौर पर फ़ाइबर फॉर्म में बहुत ज़्यादा फ़ैक्टोज़ शामिल है वो नहीं इस्तेमाल करते। या वो लोग जो कि ख़ास तौर पर रात को लेट नाइट तक जागते रहते हैं, उनके जिस्म में मज़ीद खुश्की पैदा हो जाती है, हार्मोनल चेंजिंग की बिना पे भी उनको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है। ग़िज़ा की तरतीब अच्छी नहीं रखते, सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं करते, टाइम से नहीं करते। हमारा अमूमी तौर पर जो ब्रेकफास्ट टाइम है वो लंच टाइम में शुमार हो रहा होता है। तो इस वजह से परफेक्शन ऑफ ईटिंग टाइम और आपका स्लीपिंग आवर्स ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है आपकी गट हेल्थ पर और आपकी कॉन्स्टिपेशन पर। इस हवाले से सबसे पहले हमें इस चीज़ को मेजर तौर पर देखना चाहिए कि हमारी खाने की आदत और हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की आदत क्या हैं, उसको हमें थोड़ा सा तब्दील करने का पड़ेगा। लाइफ़स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की इस वजह से ज़रूरत है कि आपकी बॉडी में मूवमेंट भी ज़रूरी है। आपकी बॉडी में मूवमेंट रहेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपकी गट हेल्थ बेहतर रहेगी। ये सबसे पहले चंद एक असबाब शामिल हैं। फिर वो लोग जो कि ख़ास तौर पर गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा मतवातर प्रोटीन का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो उन लोगों को चाहिए कि वो तो साथ दूध का इस्तेमाल करें या इसके साथ पानी का इस्तेमाल को बढ़ाएं। आज मैं बताऊंगा कि कौन सी ग़िज़ा ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। याद रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन मतवातर रहने से आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन सकते हैं। आज मैं इससे भी थोड़ी सी बात करूंगा, आप ज़रूर मुझसे इसका क्वेश्चन कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बच्चों में आजकल बढ़ती जा रही है जी। वो माएँ जो कि मदर फीड करवाती हैं, अमूमी तौर पर देखा ये गया है कि उनको भी कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाती है। जो माएँ मदर फीड करवाती हैं उनको मतवातर पानी का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल और उसके साथ साथ वो फ्रूट जिनमें पानी का ज़्यादा इंटेक होता है वो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपके बच्चे को कब्ज़ ना हो। ठीक है। अच्छा, देखा ये गया है कि बच्चे अमूमी तौर पर कोई मिट्टी खा रहे होते हैं या कोई चूना, कोई भी दीवार से कोई चीज़ लेके खा रहे होते हैं तो उनमें पेट में कीड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है। और उस वजह से उनको कब्ज़ होना शुरू हो जाती है। ना उनको कुछ खाने को दिल करता है और ना उनको जौन सा है ना वो मोशन आ रहा होता है। माएँ अक्सर परेशान हो जाती हैं। तो ये आज मैं ये भी उन लोगों को बताऊंगा, उन नाजरीन को बताऊंगा कि जिनके बच्चों को कब्ज़ रहती है और जिनको मिट्टी या चूना खाने की आदत होती है। सबसे पहले मैं एक बड़ा मुख्तसर सा कहवा है और बहुत आसान सा है और जो कि मैं कहता हूँ कि जुमला अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन लगा लें, गट हेल्थ लगा लें, आपको इससे जुड़ी ब्लॉटिंग, गैस्टेशन या इससे जुड़ी बेशुमार किस्म की बीमारियां आपकी इससे ख़त्म हो जाती हैं। और ये फैटी लिवर के लिए भी बहुत मुफीद है क्योंकि अमूमी तौर पर जो लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं उनको फैटी लिवर का भी मसला बन जाता है। और ये कहवा उनके लिए भी मुफीद है कि जो लोग मतवातर या दायमी कब्ज़ का शिकार रहते हैं, उनकी स्किन जो सी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, पिंपल्स निकलना या इसके साथ साथ कोई भी किसी भी किस्म का उनको स्किन में एलर्जी शामिल हो जाती है, तो उनके लिए भी ये कहवा बहुत मुफीद है। इसके लिए करना ये है कि सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा और सना मक्की के पत्ते। ठीक है। अच्छा, हम वज़न ले लें। सना मक्की के पत्ते चाहे आप 50 ग्राम ले लें, दूसरे जौन सी अद्वियात है चाहे 100 ग्राम ले लें, जिसमें सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा आप 100 ग्राम ले लें और 50 ग्राम आप सना मक्की के पत्ते ले लें। ठीक हो गया। इसको आप 1.5 कप पानी में 1 चम्मच अजवाइन का, 1 चम्मच ज़ीरे का और 1 चम्मच सौंफ का और 4 से 5 पत्ते आपने सना मक्की के, इसमें इसको थोड़ा सा बॉयल कर लें। जब ये 1 कप रह जाए, इस कप को आहिस्ता आहिस्ता आप पीना शुरू कर दें खाने के तकरीबन आधे से पौने घंटे के बाद। हर खाने के बाद? शिद्दत की सूरत में 2 टाइम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर शिद्दत नहीं है कब्ज़ में तो फिर आप इसको 1 टाइम दिन में इनफ है। ठीक है। और अगर आपको दायमी कब्ज़ रहती है फिर आप इसको 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बूढ़े लोगों के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी है और बच्चों के लिए इसकी मिकदार टीस्पून है, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसके इस्तेमाल जॉनसन अगर उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ ये टीस्पून भी कर सकते हैं। जस्ट टीस्पून ही इनफ है उनके लिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं उन लोगों के बाद में बात करूंगा जो कि दायमी कब्ज़ की सूरत में बेशुमार किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं जी हमने ये कावा इस्तेमाल किया, हमें बहुत बेहतर लगा, हमने अच्छा महसूस किया, मगर कुछ हमें ऐसा बताया जाए कि हम वो रेमेडी पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल की जाए तो हमें ब्लॉटिंग भी ना हो, गैस्टेशन भी ना हो और हमें हमारा हाजमा भी दुरुस्त रहे।
ठीक है। उसके लिए करना ये है कि उसके लिए 3 चीज़ें जो मैंने पहले बताई हैं, जिसमें सौंफ, अजवाइन और ज़ीरा, जी। ये 3 चीज़ें तो कॉमन है, ये हर किचन में मौजूद है, हर घर में मौजूद है और बआसानी आपके घर में मौजूद होती है। इसमें चौथी चीज़ सिर्फ आपको पंसार से मिलेगी, वो मिलेगी आपको बरगे सोदाब। अच्छा। बरगे सोदाब अगर आपके पास तीनों चीज़ें हम वज़न 10-10 ग्राम है, तो 5 ग्राम आपने जौन सा है वो बरगे सोदाब उसमें ऐड कर लेना है। इसको पिसाई कर लें, पिसाई किसी भी जो ग्राइंडर होता है घर में उसमें पिसाई करके उसके बाद इसको जौन सा ना आप किसी कंटेनर में महफूज कर लें और आधी आधी चम्मच हर खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ लेना शुरू कर दें। आप कॉन्स्टिपेशन से मुकम्मल तौर पर आपको निजात मिल जाएगी। अच्छा, आज मैं बात करूंगा जो लोग ख़ास तौर पर रिफ़ाइन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सीड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मेरी मुराद जिसमें कॉर्न ऑयल है या इस किस्म का मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स, हम सनफ्लावर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है। मेरी आज गुजारिश है उन माओं से जो कि ये खाने बनाती हैं, उनसे दरख्वास्त है वो कम से कम देसी घी में खाने बनाएं। आपके खाना लेग्जिटिव रहेगा, आपके घर में किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। आप खाना बनाएं तो सरसों के तेल में बनाएं, आप खाना बनाएं तो जैतून के तेल में बनाएं। अब बात करेंगे कि जी आपने तो बड़ी महंगी ऑयल बता दी हैं, आप ये 2 ऑयल छोड़ दें, सरसों का तेल तो सस्ता है, आप उसमें बना लें, क्योंकि ये चीज़ ना रिफ़ाइन नहीं होते, ये हाई टेम्परेचर पे जाके कोई भी रिफ़ाइन नहीं होते। बाकी सारे ऑयल जो हैं ना वो रिफ़ाइन शुदा हैं और हाई टेम्परेचर पे जाके रिफ़ाइन होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी रहती है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां वबस्ता होती हैं, जिसमें आपको लिवर का जौन सा है वो फैटी हो जाना या गट हेल्थ का ख़राब हो जाना, कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना और मुख्तलिफ़ किस्म के अवारस से पैदा होते हैं। मैं इस वजह से आज दरख्वास्त करूँगा ये 3 ऑयल्स का इस्तेमाल घर में करना शुरू कर दें, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, घर में किसी को नहीं रहेगी। ठीक है। और जो लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, आज मैं उनसे एक और चीज़ बताऊंगा, बहुत आसान नुस्खा है। नीम गर्म पानी में या नीम गर्म दूध में, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लें, उसमें 1 फुल टेबल स्पून आपने छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा, ये वो लोग जो कि नौजवान हैं, जो बूढ़े हैं उनको मतवातर नहीं करना, क्योंकि छिलका इसबगोल का मिजाज सर्द तर होता है और वो भी चौथे दर्जे का। ठीक है। जिनको जॉइंट्स पेन रहती है उन्होंने छिलका इसबगोल ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मैं इस वजह से ये बता रहा हूँ ताकि उनको ये चीज़ का एक नॉलेज हो कि हमने छिलका इसबगोल किन मौक़ों पे किस तरह से इस्तेमाल करना है और किन मिजाज वालों के लिए बेहतर है। मेरी आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी है जो कि जॉइंट्स पेन में मुब्तला हैं। आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे, मैं ज़रूर बताऊँगा। जॉइंट्स पेन वालों के लिए छिलका इसबगोल इंतहाई नुकसानदेह, मगर कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को जॉइंट्स पेन रहती है वो छिलका इसबगोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी छिलका इसबगोल इस्तेमाल करें, इंतहाई मुफीद है, फ़ाइबर है और आपको लेग्जिटिव है, आपको बेशुमार किस्म के जौन सना फ़ायदे इससे मिलेंगे। तो आपका ये लिया कब कोलेस्ट्रॉल, जाए, सुबह निहार मुँह? अच्छा ये रात को सोते वक्त लें, अच्छा। ठीक है। अगर सुबह लेंगे तो थोड़ा सा पेट में हल्के से क्रैम्प्स भी पड़ सकते हैं, इस वजह से बेहतर ये है। हाँ, अगर दायमी कब्ज़ की सूरत है, आप घर में मौजूद हैं, ऑफिस में नहीं हैं, कहीं बाहर नहीं हैं, तो घर में मौजूद हैं, फिर आप दिन में 2 टाइम भी ले सकते हैं, सुबह और शाम भी ले सकते हैं। तो छिलका इसबगोल जौन सा है फ़ाइबर फॉर्म में बहुत और इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा वो लोग जो कि दूध का इस्तेमाल नहीं करते, मैं उनसे कहूँगा दूध का इस्तेमाल लाजमी किया करें। ये आपके जिस्म से खुश्की को कम करता है, जहरीले मादों को कम करता है और दूध का इस्तेमाल जौन सा है, चाहे उसमें आप एलमंड ऑयल शामिल कर दें, जैतून का तेल शामिल कर दें, दोनों सूरत हाल में आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि देसी घी में खाना बनाया जाए या सरसों के ऑयल में, तो देसी घी खालिस बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उसका कोई बताएं हल कि घर में कैसे बनाया जाए? अच्छा, अमूमी तौर पर हर घर में दूध रोज़ाना आता है और रोज़ाना दूध बॉयल होता है, उस पर बॉयल के बाद उस पर बलाई आ जाती है, तो आप बलाई एक कंटेनर में जमा करते जाएं। मेरा ख्याल है 20-25 दिन के बाद आपके पास एक अच्छी खासी जौन सी है ना वो बलाई आ जाती है। उस बलाई से हर एक को पता है, ख़ातून को, कि हमने इससे देसी घी बना सकते हैं इसको बर्न करके। जी। तो देसी घी, मैं आज ये भी एक गुजारिश करूँगा, अक्सर लोग जो सा ना वो कहते हैं जी हमें अच्छा और ख़ालिस देसी घी मिलता ही नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप घर में ख़ुद बना लें, इसमें कौन सी मुश्किल है या इसमें कौन सी बहुत बड़ी साइंस है, इंतहाई आसान होता है और मैं कहता हूँ इससे खालिस है ही नहीं कि आप अपने हाथों से ख़ुद बना रहे हैं। इस वजह से देसी घी जौन सा है वो आप घर में ख़ुद भी बना सकते हैं। नहीं तो मैं आज एक और बात बता दूं कि शिफा नेचुरल का देसी घी जौन सा है वो भी इंतहाई जौन सा ना वो खालिस है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है।
तो शिफा नेचुरल का देसी घी जौन सा ना मैं उसको जौन सा ना ज़रूर प्रेफर करूँगा कि वो खालिस है, उसका इस्तेमाल जौन सा ना वो इंतहाई मुफीद है, आप वो कर सकते हैं, उसमें तमाम किस्म के न्यूट्रस शामिल है। ठीक है सर, आपने कॉन्स्टिपेशन की बात की, उसके बाद पाइल्स है। पाइल्स क्रॉनिक पाइल्स में कैसे तब्दील हो जाती है? पाइल्स एक ऐसी चीज़ है कि जब हमारी जिस्म में खुश्की की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन मतवातर रहने की सूरत में हमारे रेक्टम में इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है और उस इन्फ्लेमेशन में वॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे जौन सा ना वो तेज़ाबी मादे पीएच वैल्यू उस जगह की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस वजह से हमें पाइल्स का सामना करना पड़ता है। पाइल्स दो तरह की होती है, एक बवासीर खूनी होती है और एक बवासीर बादी होती है। खूनी बवासीर में ब्लीडिंग आती है, आपको मोशन के साथ भी ब्लीड हो रहा होता है, या खूनी बवासीर में आपको सम टाइम फ्रेश ब्लड भी आ रहा होता है और सम टाइम जौन सा ना वो पस ब्लड यानी कि थोड़ा सा पस मिला ब्लड भी आ रहा होता है। दोनों सूरतों में उसको खूनी बवासीर कहते हैं। ठीक है। और जो बादी बवासीर होती है उसमें वाट्स होते हैं और वाट्स जो से हैं वो भी अंदर भी होते हैं और बाहर रेक्टम के बाहर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे बेशुमार तरीके से लोग जौन सा ना मैं कहता हूँ कि अक्सर लोग जौन सा ना परेशान हो जाते हैं, बल्कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, वो इसका मुस्तकिल हल तलाश ही नहीं कर पा रहे होते क्योंकि लोग छुपा रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पोशीदा किस्म का अमराज है, लोग थोड़ा झिझकते हैं बताने में भी और फिजिशियन के पास जाने में भी। मैं ये कहता हूँ कि आप इस किस्म की बीमारी में ज़रा भी परेशान मत हों, फ़ौरन करीबी फिजिशियन के पास लाजमी जाएं और उससे चेकअप करवाएं और उससे एडवाइस लें कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या ग़िज़ा अच्छी है। आज मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ पाइल्स में अच्छी हैं और किस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत है, और आपको किसी भी किस्म का ऑपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आजकल फ़ौरन लोग जौन सा ना किसी भी किस्म का पाइल्स का मसला बनता है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके कहते हैं हमें ऑपरेट कर दें। और मैंने बेशुमार पेशेंट ऐसे देखे हैं जो कि तकरीबन 90% वो पेशेंट जो कि जिन्होंने ऑपरेट करवाए वो दोबारा इस बीमारी का शिकार हुए और वो एक से नहीं 2 से 3 मरतबा ऑपरेशन करवाने के बाद फिर भी वो मेडिसिन पे ही रहे। तो इसका मतलब है कि हमें ऑपरेट तब करवाना चाहिए जब कोई बहुत ज़्यादा क्रॉनिक ऐसा मसला दरपेश आ जाए जिसके चांसेस ना हो। मैं आज एक और बात बता दूं कि बवासीर का हल ऑपरेशन से नहीं होता। बवासीर का हल जौन सा है पाइल्स का, चाहे वो खूनी हो चाहे वो बादी हो, उसका हल जौन सा अद्वियात से मुमकिन है। हमारे हर्बल में ऐसी अद्वियात मौजूद हैं। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, बादी चीज़ों से मुकम्मल एहतियात करें, चावल खट्टी मिठी चीज़ों से बिल्कुल एहतियात करें, चीनी मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। इसके अलावा नान, खमीरी रोटी, बेकरी की अशिया से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें जो कि बवासीर के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। किसी किस्म की चाय, कार्बोनेटिव ड्रिंक्स, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स और इसके साथ साथ तमाम किस्म की प्रोसेसिंग फ़ूड वो इसके लिए नुकसानदेह। डब्बों में पैक शुदा तमाम किस्म के फ़ूड वो बवासीर के लिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि उसके अंदर ऐसे प्रिजर्वेटर केमिकल होते हैं या ऐसे कार्बोनेटिव चीज़ें होती हैं जो कि उसको ख़राब करती हैं। ठीक है। मेरी मुराद जिन चीज़ों में सोडा डलता है जिसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के हम मीठा सोडा कह सकते हैं, वो हमारे नान में भी डलता है, खमीरी रोटी में भी डलता है, हमारी बेकरी की तमाम अशिया में डलता है, उसके अलावा हमारे तमाम किस्म के कार्बोनेटिव बेवरेजेस में डलता है। इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उस उधर जाके मज़ीद फुला देता है। अच्छा। जिस चीज़ में सोडा डलता है वो चीज़ों को फुला देता है ना। इसी तरह जौन सा ना वो चीज़ों को जब हमारे स्टोमिक से रेक्टम से गुजरती है तो वो चीज़ को फुला देता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, कब्ज़ पैदा करेगा और उसके साथ साथ जौन सा ना पाइल्स का जौन सा ना इश्यूज़ ज़्यादा क्रिएट आउट होगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना मुफीद, वो वैसी जैसे मैंने पहले बताया कि वो फ्रूट का इस्तेमाल किया जाए जिनमें पानी का इंटेक ज़्यादा है। इसके अलावा रात को सोते वक्त चाय मत पी जाए, कॉफ़ी मत पी जाए। अमूमी तौर पर लोग चाय बहुत एक्सीड से पी रहे हैं। मैंने देखा है जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं वो कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा शिकार रहते हैं, उनकी स्किन डिहाइड्रेशन की शिकार रहती है और इस किस्म के मसाइल रहते हैं। तो इसमें वजह चाय की पत्ती है या फिर दूध? दोनों हैं क्योंकि दोनों का मिक्सचर जौन सा ना वो ख़राब करता है। अच्छा। और एक बात याद रखिएगा, हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस टेम्परेचर में रहते हैं, ये इंतहाई खुश्क माहौल है। हम ये जिस मुल्क में रहते हैं इसमें तमाम किस्म की आबो हवा है, मगर हमारे लिए खुश्की की आबो हवा हमारे लिए अच्छी नहीं है। हम लोग चाय का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में और देखा ये गया है, बांग्लादेश और इंडिया में सिर्फ यहाँ पे चाय का इस्तेमाल होता है और इसी खित्ते में प्रॉब्लम भी ज़्यादा हैं। हमारे कॉलन कैंसर इसमें ज़्यादा हैं, हमारे पाइल्स का मसाइल सिर्फ इन्हीं खित्ते में ज़्यादा है और कहीं नहीं है।
अच्छा सर, पाइल्स के लिए कोई नुस्खा ऐसा जो कि अच्छा रहे, मुफीद हो? जी बिल्कुल जी, मैं नाजरीन को एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो कि पाइल्स के लिए इंतहाई मुफीद है। इसमें तुख्मे बकाइन है हम्म। सबसे पहले नंबर पे, तुख्मे नीम है, हम्म। रसोंत है और गुगल है। सिर्फ 4 चीज़ें हैं। अच्छा। तुख्मे बकाइन, हम्म। रसोंत, हम्म। तुख्मे नीम और गुगल, ये चारों चीज़ों को हम वज़न पिसाई कर लें। ठीक है। पिसाई करने के बाद इसके चाहे 00 नंबर कैप्सूल फिलअप कर लें या इसकी आधी चमची सुबह खाली पेट निहार मुंह खाने खाने से पहले और आधी चम्मच शाम को पानी के साथ इसको दिन में 2 मरतबा लें। ज़्यादा शिद्दत की सूरत में 3 मरतबा भी ले सकते हैं। ठीक है। इसका इस्तेमाल 20 से 25 दिन तक जारी रखें। जितने आपके रेक्टम के पास मस्से होंगे, वॉट्स होंगे, बवासीर बादी होगी, तमाम किस्म की इससे ख़त्म हो जाएगी। और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग ऑपरेट की तरफ जाते हैं वो नहीं जाएंगे, उनका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा और विद इन 3 से 4 डेज़ में उनका पेन भी रिलीफ उनको मिलेगा, उनको उठने बैठने में दिक्कत होती है वो भी नहीं होगी और उनको स्टूल भी ईजिली पास आउट होगा। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि जिन लोगों को बवासीर खूनी का मसला है, जिनमें ब्लीड होता है और जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा और मतवातर रहती है, उन लोगों में कमज़ोरी बहुत शिद्दत से होती है। वो लोग खून की कमी का शिकार भी हो जाते हैं। उन लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत शिद्दत से होती है। तो उस हवाले से मैं एक नुस्खा है वो भी मैं इसमें तजवीज़ करता हूँ, वो इंतहाई किस्म का मुफीद है। तुख्मे कूंच लेनी है। तुख्मे कूंच बआसानी से आपको पंसार से मिल जाती है। मगज़े जामन और मगज़े आम ये भी आपको आसानी से मिल जाता है। खुश्क लेने हैं। ये तीनों चीज़ों को हम वज़न पिसाई कर लें। पिसाई करने के बाद इसको आधी आधी चम्मच खाली पेट सुबह और शाम इस्तेमाल करें। आपको खूनी बवासीर से मुकम्मल तौर पर आपका इलाज इसमें हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके साथ साथ आपने जो मैं आपको बादी नुस्खा का आपको मैंने बताया है, जिनको बवासीर रहती है, उसका इस्तेमाल भी जारी रखें ताकि अंदर जितने वॉट्स होंगे वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे और आपको पाइल्स का मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। एक और चीज़, इसमें शरबत अनारैन बहुत मुफीद है। इसमें शरबत अंजबार बहुत मुफीद है। बआसानी से हर स्टोर से या पंसार स्टोर से आपको इजीली मिल जाता है। सही। वो लोग जो कि बवासीर खूनी या बादी का शिकार रहते हैं, वो साबत इसबगोल, एक होता है छिलका इसबगोल, एक होता है साबत इसबगोल। साबत इसबगोल को पानी में मिला के थोड़ी देर उसको डिप रहने दें, उसके बाद उस गिलास को पी लें। यानी कि एक गिलास में 1 चम्मच साबत इसबगोल का डाल के उसको हिला के शेक करके उसको सुबह और शाम दिन में 2 टाइम पीना शुरू कर दें। ठीक है। उनका प्रॉब्लम चाहे बवासीर खूनी का है चाहे बादी का है, दोनों तरफ से उसका हल हो जाएगा। ठीक है। और इंतहाई मुफीद है। सर, आपने कहा कि चाय जो है वो नहीं लेनी चाहिए जिनको बवासीर रहती है, तो चाय का मुतबादिल क्या है? क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं या लोग हैं हमारे जी जो जी खित्ते के, उनको तो चाय की आदत होती है, तो जी आदत बिल्कुल। कैसे छोड़ी जाए चाय की? अच्छा, अमूमी तौर पर ना चाय जौन सा ना ये थोड़ा सा हमारे ना ऐसा चीज़ समझी जाती है कि एक ट्रेडिशनल ड्रिंक के तौर पर पी जाती है कि हर मेहमान आया है घर में तो सबसे पहले उससे पूछा ये जाता है कि ठंडा पियोगे गर्म पियोगे, जी। तो वो गर्म की तरफ उनका इशारा होता है कि चाय। अच्छा, चाय बेसिकली इसके इतने ज़्यादा नुकसानात हैं तो मैं इसकी तफसील की तरफ तो नहीं जाऊंगा, मगर मैं ये कहूँगा कि चाय का मुतबादल अगर आप अपना लें तो आप 10 से 15 बीमारियों से बच सकते हैं। इसमें इतना आसान एक मैं कहवा बता देता हूँ कि जिससे आपको किसी भी किस्म की चाय की क्रेविंग नहीं होगी। ठीक है। इसमें आपने करना ये है, 1 चम्मच सौंफ 1.5 कप पानी में डाल दें ठीक है। और आपने 10 से 12 पत्तियाँ गुलाब की ये उसमें डाल दें। 1 सब्ज़ इलायची डाल दें और छोटा सा पीस अदरक का, आधी इंच का अदरक का पीस, छोटा सा पीस तराश के वो उसमें डाल दें। इसको 1.5 कप को पका लें। जब 1 कप रह जाए ना तो इंतहाई खुशबूदार, इंतहाई मुफर्रे और इतना दिलकश कावा बनेगा कि आप उसको पिएंगे, आपका हाजमा भी बेहतर रहेगा, आपकी बॉडी भी फ्रेश रहेगी, आपके सर में जो दर्द होगी ना वो भी रिमूव हो जाएगी और आपकी थकावट, उसके साथ साथ जो आपकी मूड स्विंग्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का गुस्सा, बेचैनी, तलखी, वो भी ख़त्म हो जाएगा।
ये एक ऐसा कहवा है कि इंतहाई किस्म का मुफर्रक कहवा है, जो कि चाय की नेमत बदल है। आप एक मरतबा घर में, आज आपने घर में जाके ना, किचन में जाके ये कहवा आपने पीना है, ठीक फिर आपने मुझे याद करना है, फिर आपने कहना है वाकई कीम साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कहवा बता दिए। ठीक हो ये एक ऐसा मुफीद तरीन कहवा है कि आप कहेंगे कि वाकई इससे मुझे बहुत रिलीफ हुआ। अच्छा सर, ये कहिएगा कि दर्द की आजकल बहुत ज़्यादा शिकायत होती हैं, वो कमर दर्द हो या फिर टांगों की दर्द हो, तो हिकमत में पेन किलर की कोई अद्वियात हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी किंजा। असल में हमारी हिकमत में भी बहुत सारी पेन किलर्स हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको ड्रिंक बता रहा हूँ, ये एक इंस्टेंट और बड़ा अच्छा ड्रिंक है। इससे लोगों को बेशुमार किस्म का फ़ायदा होता है। अच्छा इसमें करना ये है, आपने 1 कप अरके गुलाब लेना है, जी, 1 कप अरके सौंफ लेना है। ठीक हो गया। इसको आपने चूल्हे पे रख के थोड़ा सा पकाना शुरू कर दें। सही। जब ये बॉइलिंग कंडीशन में आना शुरू कर देगा, तब आपने 1 चम्मच इसमें काला नमक ऐड कर देना है। 1 चम्मच काला नमक आपने ऐड कर दिया, तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप बॉईल कर दें। जब हल्का फुल्का बॉईल होना शुरू हो जाए, तो इसको आपने उतार लेना है चूल्हे से। उसके बाद आपने इसको गिलास में डाल देना, इस पानी को आहिस्ता आहिस्ता स्पून से, टेबल स्पून से आपने उसको पीना शुरू कर देना है। 1 2 3 4 5 आहिस्ता आहिस्ता पीना शुरू कर देना। एक साथ नहीं पीना? एक साथ नहीं पीना, घूंट लेके नहीं पीना। आपने इसको स्पून से, बजरिया स्पून आपने इसको पीना है। ये तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट लगेगा आप उसको ख़त्म करते हुए। जैसे वो ड्रिंक आपका ख़त्म होगा, आपके सर में दर्द या जिस्म में कहीं मौजूद दर्द आपकी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। पेन किलर का काम करेगा? हाँ, इसमें जो आपने नमक डालना है वो सिर्फ काला नमक कहा है मैंने, मैंने वाइट साल्ट नहीं कहा। ठीक है। काला नमक आपके हाई ब्लड प्रेशर जो पेशेंट है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। सही। और काला नमक आपकी गैस, ब्लॉटिंग, पेट में दर्द या जिस्म में कहीं भी दर्द है, ये एक ऐसा करिश्माती चीज़ है कि जो कि इंतहाई मुफीद है। तो ये ड्रिंक आज नाजरीन ज़रूर बनाएं घर में और इसको इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा सर, आजकल हर चीज़ में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर्स के पास भी जाएं तो वो ज़्यादा रेकमेंड एंटीबायोटिक्स ही करते हैं। हिकमत में कोई एंटीबायोटिक मौजूद है? अजी किंजा, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने यूरोप में 7 से 8 साल गुजारे हैं। मैंने देखा है कि कोई भी डॉक्टर वहाँ पे, किसी भी किस्म का फिजिशियन, वो एंटीबायोटिक आपको यूज़ ही नहीं करवाता। मैं कहता हूँ कि 50 साल में सिर्फ 1 या 2 मरतबा उसने एंटीबायोटिक इस्तेमाल की होती है पूरी लाइफ में। इससे ज़्यादा मरतबा कोई भी नहीं करता, कोई डॉक्टर रिकमेंड भी नहीं करता आपको, बल्कि किसी भी एपोथीक पे या किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको नहीं अवेलेबल। अच्छा। आपको मिलेगी नहीं। हमारे यहाँ पे एक अलमिया एक ऐसा है कि खांसी हो जाए, ज़ुकाम हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, फ्लू हो जाए, फ़ौरन हम एंटीबायोटिक उसको दे देते हैं। ऐसे ही है। और फ़ौरन डॉक्टर हमारे रेकमेंड कर देते हैं, जो कि मैं कहता हूँ नहीं करनी चाहिए। आपकी एंटीबॉडीज़ जो सी हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, और वो इतनी वीक हो जाती हैं फिर आपको, मैं कहता हूँ एंटीबायोटिक के सराहने ही आपको जो सा चलना पड़ता है। आपकी इससे बेशुमार किस्म की, आपकी, मैं कहता हूँ कि आपके तमाम नर्वस सिस्टम आपका डैमेज हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हिकमत में बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक मौजूद हैं, जिसमें 2 ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो कि इंतहाई किस्म का मुफीद है। सबसे पहले नंबर पे एक बात याद रखिएगा कि एंटीबायोटिक होती क्या है। एंटीबायोटिक उसको कहा जाता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हो, जो एंटीसेप्टिक भी हो, और उसके साथ साथ ये एक ऐसी खसूसियत इसमें शामिल होती है जो कि आपकी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करती है। अच्छा। एक एज अ गार्ड के तौर पर काम करती है, जहरीले मादों को निकालती है, आपके जितने बॉडी से टॉक्सिन है उनको कम करती है। आपके जिस्म में जब टॉक्सिन की मिकदार बढ़ जाए ना, तो ये उसको कम करती है। इस वजह से मैं, हमारी हिकमत में हल्दी एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि इंतहाई किस्म का मुफीद है। मगर हल्दी आपने लेनी है आंबा हल्दी, आम हल्दी का जिक्र नहीं कर रहा। हाँ। आंबा हल्दी। अच्छा। हल्दी 4-5 किस्म की होती हैं। आपको पंसार से आंबा हल्दी मिल जाएगी। सही। आपने आंबा हल्दी सेलेक्ट करनी है। आंबा हल्दी लेके आपने इसको पिसाई करना है। आपको खांसी है, फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम है, पेट में कोई प्रॉब्लम है, फैटी लिवर का मसला है, या किसी किस्म का जल्दी अमराज है, कोई सोराइसिस है, एक्जिमा है, या किसी किस्म का दिमागी कोई मसला है, आप इसका इस्तेमाल बिला झिझक
आप खानों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, जी। और आप इसको अद्वियाती तौर पर डायरेक्टली इसको कावा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसका डायरेक्टली एज अ हाफ़ टी स्पून दिन में 2 मरतबा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, आपकी एंटीसेप्टिक भी है, और बेशुमार खसूसियत है इसके अंदर कि ये आपकी बॉडी को रिफ़्लेक्ट करती है, आपकी बॉडी के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तो हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी एंटीबायोटिक जौन सी है ना हमारी हिकमत में, वो मेथी दाना है। अच्छा। मेथी दाना जौन सा है वो भी सेम प्रॉपर्टीज़ रखता है, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीसेप्टिक भी है, उसके साथ और साथ हर खाने में यूज़ भी हो सकता है। खाने में यूज़ भी हो सकता है। आप इसको कोई भी खाना बन रहा है उसमें थोड़ा सा आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंतहाई किस्म की मुफीद है आपकी। मैं कहता हूँ बेशुमार किस्म की ऐसे मसाइल, मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान में तो हर किस्म के मसाइल हैं, आप जिस बीमारी का नाम ले लें वो हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। ऐसे ही है। तो इस वजह से ये खानों में ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है, इसका इस्तेमाल करें। ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, फैटी लिवर के लिए जो कि बेशुमार किस्म के मसाइल हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है, हार्ट के दिल के मरीज़ों के लिए भी अच्छा है, और दिमागी अमराज के लिए भी बेशुमार किस्म का है। सही। और वो लोग जो कि यूरिक एसिड से परेशान है, जॉइंट्स पेन से परेशान है, उनके लिए भी ये दोनों चीज़ें इंतहाई मुफीद हैं। इस वजह से हमारी हिकमत में ये 2 एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा अच्छी और बड़ी मुफीद है। ठीक है सर, इन बीमारियों के साथ जैसे आपने कहा कि हर बीमारी हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, उसके साथ एक बीमारी है मोटापा। उम्र के साथ साथ मोटापा भी बढ़ता जाता है, उसकी क्या वजूहात हैं और हिकमत में इसका क्या इलाज है? अच्छा, पहले तो जौन सा ना ये जो मोटापा जौन सा देखा गया था, ये पहले मिडल ईस्ट वगैरह या इसके अलावा जौन सा ना हमें अमेरिका या यूरोप में ये ज़्यादा था, और पहले तो ये बड़े खुशहाल घरों का मसला था, मगर अब ये गरीब गुरबा का मसला भी हो गया जी। खुशहाल घरों का इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि वो लोग खाना बहुत ज़्यादा खाते थे, तो वो लोग मोटापे का शिकार हो जाते थे। मगर मैं आज ये बताऊँगा कि मोटापा किन लोगों को ज़्यादा होता है। मोटापा हमेशा याद रखिएगा आपकी जेनेटिक के लिए भी हो सकता है, जेनेटिकली के अलावा आपके हार्मोनल इश्यूज़ की बिना पे भी हो सकता है, और उसके अलावा ओवर ईटिंग के अलावा आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। अच्छा। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, आपका लाइफस्टाइल, आपका जेनेटिक, और थर्ड आपके हार्मोनल इश्यूज़। जो ख़वातीन में होता है उसमें 90% हार्मोनल इश्यूज़ की बिना पे हो रहा होता है। ठीक है। हार्मोनल इश्यूज़ भी अनबैलेंस तब होते हैं कि जब आप अपना माहौल या अपनी एक्टिविटीज़ या अपना लाइफस्टाइल वो आप अच्छे तरीके से नहीं गुजार रहे होते। और मोटापा एक बड़ा कॉमन सा मसला है और हर दूसरे तीसरे को इससे शिकार है जी। क्योंकि अमूमी तौर पर हमारा, जैसे मैं पहले प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ कि हमारा स्लीपिंग आवर और हमारा ईटिंग आवर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। हम लोग कोशिश ही नहीं कर रहे होते कि अपने आप को एक्सरसाइज करने का, वर्कआउट करने का, और खाने को भी बेतरतीब कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं आज अभी 10 दिन पहले मैं टर्की गया हुआ था और मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट में या कहीं भी होटल में आप चले जाएं, तो मैं जिस होटल में मेरा स्टे था वहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइम सुबह 6 बजे से लेके और सिर्फ 9 बजे तक था। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि हम तो नाश्ता ही यहाँ पे पाकिस्तान में हम 10-11 बजे कर रहे होते हैं, और ये यहाँ पे एक होटल में एक टाइम मेंशन है कि सुबह 6 o'clock से 9 o'clock तक। और मैं 6 बजे उठा और मैंने देखा कि इतना ज़्यादा रश के तमाम लोग वहाँ पे पहुँचे हुए, टूरिस्ट वहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट आया होता है। तो मैं ये देख के बड़ा हैरान हुआ कि यार हमारे अंदर परफेक्शन क्यों नहीं है। हमारे अंदर ना ईटिंग प्रोफेशन है और ना किसी किस्म का हमारा स्लीपिंग जोन सी है ओवर बेहतर है, हमारा कोई चीज़ बेहतर नहीं है। हमने क्या चीज़ है, हमने अपना, और एक और चीज़, एक मोटापे का एक और सबब है जो मैंने नहीं बताया, वो है हमारा स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा। हम जहाँ बैठे हैं हमारे खाने की मेज़ पे सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, हम वो खाना भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम उसको टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। हम बेड पे हैं, हम स्लीपिंग मूड पे हमें चले जाना चाहिए, मगर हमारा टाइम जो सा ना वो 1 आवर से ज़्यादा हम अपने मोबाइल पे स्क्रीनिंग पे टाइम सेट कर रहे हैं। ठीक है। आजकल मैंने ये चीज़ देखा गया है कि अक्सर ख़वातीन भी ये पहले तो ये मोटापा जो सा था ये सिर्फ बूढ़ों लोगों को देखा गया था या नौजवानों को, आजकल मोटापा हमारे बच्चों को भी हो रहा है। उसकी क्या मेन वजह है, आज ये सारा कुछ मैं बताऊँगा। वो लोग
जो कि बेवरेजेस का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पैकिंग फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेसिंग फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं। मीठा होता है उसमें। एग्जैक्टली शुगर का इंटेक ज़्यादा करने से मोटापे का शिकार होते हैं। और हम अपने बड़े शौक से अपने बच्चों को कहते हैं कि आज आप ये जल्दी से काम फिनिश कर लो, फिर शाम को पिज़्ज़ा आपके लिए मंगवाएंगे। और मामा कहती हैं आज मैंने खाना कोई नहीं बनाया, अपना अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो, बर्गर ऑर्डर कर लो। बड़े शौक से कहते हैं, मगर उनको ये पता नहीं है कि ये हमारे हार्मोन्स के लिए कितना जो सा नुकसानदेह है। ये मोटापे का सबब है। मोटापे के लिए अगर आप वाकई कोशिश करना चाहते हैं और ये दिल से दिमाग से कोशिश करना चाहते हैं कि मैंने वज़न कम करना है, तो मेरा ये दावा है कि मैं 7 दिनों में 1 kg तक वेट लूज़ कर सकता हूँ। अच्छा। सिर्फ 7 डेज़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है लोगों का। वो कैसे? बस ये बड़ा अच्छा सवाल है, मगर इसके लिए जौन सा ना, मैं ये नाज़रीन को ज़रूर कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को गौर से सुनना है। और बहुत आसान है, मगर उसके लिए क्या चीज़ है कि आपको थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट टाइम प्रॉपरली करना पड़ेगा, आपको मील अपना पोर्शन वाइज खाना पड़ेगा, और सेकेंडली रात को 8 बजे के बाद मुंह पे जिप लगा लें, कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है। ठीक है। ताकि आपका 12 घंटे का आपका जो फास्टिंग होगी रात के वक्त, वो आपकी फ़ैट बर्न होना शुरू हो जाए। मैं एक कावा भी बताऊंगा और एक साथ में एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिससे आपका वेट दिनों में आपका वेट लूज़ होगा। अच्छा सर, पहले आप नुस्खा बताएं, उसके साथ ही बॉडी टाइप अलग होते हैं लोगों के। कुछ का ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है, कुछ का कम खाने से भी वो फूल जाती है बॉडी। उसकी क्या वजूहत? उसकी वजूहत ये होती है कि जिनका LH बढ़ना शुरू हो जाता है, एक हार्मोन होता है हमारे बॉडी के अंदर LH जो कि ओबेसिटी को कंट्रोल करता है, वो लोगों का तब बढ़ना शुरू होता है जब लोग अच्छे तरीके से टाइमली अपना खाना नहीं खा रहे होते, या वो लोग जो कि अपनी बॉडी को लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहे, वर्कआउट नहीं कर रहे होते, वो मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। या कुछ लोगों को जौन सा ना वो बहुत सारी जौन सी हैं वो मेंसेस प्रॉब्लम रहती हैं, उस बिना पे भी जिस्म फूलना, जिसमें PCOD की प्रॉब्लम शामिल है, PCOD की वजह से भी मोटापे का शिकार हो जाता है। वो इस पर एक अलहदा जौन सा ना मैंने टॉपिक पे बहुत लंबी सी मेरी वीडियो है, और वो आप चाहे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। मैं अब इस पे बात करूँगा मोटापे पे। मोटापे के लिए एक मैं बड़ा एक ख़ास नुस्खा है। मैं आज दावा ये कर रहा हूँ कि अगर आप अच्छे तरीके से वर्कआउट करो और मेरे इस बात को अच्छे तरीके से आप सुनें कि इस पर आप अमल भी करें, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं सुन लेते हैं, अमल नहीं करते। वो कहते हैं कीम साहब ने पता नहीं गलत कह दी है। मैं कहता हूँ सुनने के साथ उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। अमल करेंगे तो फ़ायदा आपको हो जाएगा। इसमें सबसे पहले करना ये है, बहुत आसान चीज़ें, जिसमें 3 चीज़ें तो बड़ी कॉमनली आपके किचन में मौजूद हैं, बाकी 2 चीज़ें आपको पंसार से मिलेंगी। सबसे पहले नंबर पे आपने ज़ीरा लेना है, ब्लैक ज़ीरा, काला ज़ीरा। काला ज़ीरा आपने 100 ग्राम ले लें। ये मैं नुस्खा पूरे महीने का बना रहा हूँ, और पूरे महीने इसकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए अगर आप वज़न को प्रॉपरली कम करना चाहते हैं। 100 ग्राम काला ज़ीरा ले लें, 100 ग्राम आपने अजवाइन लेनी है, 100 ग्राम आपने मेथी दाना लेना है, 50 ग्राम आपने लाख दाना लेना है। अच्छा, लाख दाना जो आपको बाज़ार से मिलेगा ना, ये लाख दाना आप जब लेके आएंगे, उसको साफ़ करेंगे ना, तो ये 25 ग्राम रह जाएगा। इस वजह से कोशिश करें कि बाज़ार से 100 ग्राम लेके आएँ, जब आप साफ़ करेंगे तो वो 50 ग्राम रह जाएगा। 50 ग्राम आपने लाख दाना मुसफ़ा लेना है, साफ़ शुदा। ठीक है। और 50 ग्राम आपने बरगे सोदाब लेना है। ये 5 चीज़ों को आपने पिसाई कर लें। पिसाई करने के बाद एक कंटेनर में महफूज कर लें। आधी आधी चम्मच दिन में 2 टाइम खाली पेट, सुबह नहार मुँह, आपने इसका इस्तेमाल शुरू कर दें नीम गर्म पानी के साथ। सही। और कम से कम 5 से 7 गिलास डेली नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। और आप देखेंगे कि एक हफ्ते में आप 1 kg तक वेट लूज़ कर सकते हैं। मगर उसके लिए करना ये, आपने मीठा बिल्कुल बंद, चाय बिल्कुल बंद। अच्छा। इसके अलावा किसी किस्म का कोई आपने प्रोसेसिंग फूड बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फलों का इस्तेमाल करें, और कम से कम 40 से 45 मिनट वॉक करें, या ट्रेडमिल पे वॉक कर लें। अच्छा। या बाहर जाके वॉक कर लें। आजकल मौसम कुछ अच्छा नहीं है, तो आप ट्रेडमिल पे वॉक कर लें। ठीक है। ये प्रैक्टिस आपकी बॉडी के अंदर से
मोटापा ख़त्म कर सकती है। ब्रेन टॉनिक के लिए हिकमत में कोई ऐसी चीज़ जो मेमोरी लॉस के लिए फ़ायदेमंद हो, मतलब जिनको मेमोरी लॉस हो रही होती है या डिमेंशिया का शिकार हो रहे होते हैं, उनके लिए कोई हिकमत में ऐसी चीज़ जो फ़ायदेमंद हो? अमूमी तौर पर जौन सा ना जिनको मेमोरी लॉस प्रॉब्लम रहता है या जिनको थोड़ा सा जैसे आपने डिमेंशिया कहा है इस किस्म का प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें मैं एक बहुत मुख्तसर सा और बड़ा आसान सा एक ऐसा टॉनिक बता देता हूँ जो लोग घर में बना सकते हैं और इंतहाई किस्म का मुफीद है। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता होता हूँ कि हमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल लाजमी, हमें नट्स ज़रूर खाने चाहिए। इसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले आपने बादाम 100 ग्राम बादाम ले लें, 100 ग्राम पिस्ता ले लें, 100 ग्राम काजू ले लें और 100 ग्राम आपने पम्पकिन सीड कद्दू के मगज़ ले लें। इन सबको आप पिसाई कर लें, पाउडर कर लें। उसके बाद आपने नरम वाली खजूर, जो कि आजकल नरम वाली खजूर ईरानी खजूर होती है, नरम वाली खजूर, उसमें से गुठली अलहदा कर लें। वो तकरीबन आधा किलो, हाफ़ केजी ले लें। जब आप उसमें से गुठली निकाल लेंगे तो वो तकरीबन कोई राउंड अबाउट 300 ग्राम या 400 ग्राम के पास आपके पास मटीरियल आ जाएगा। ठीक है। वो 400 ग्राम जो आपके पास बग़ैर गुठली के खजूर, नरम खजूर है, उसको आप किसी ब्लेंडर में उसको ब्लेंड कर लें, उसकी पेस्ट बन जाएगी। दूसरी तरफ आपके ग्रैंड शुदा जोन से हैं, आपके पास जो नट्स हैं वो उसमें शामिल मिक्स कर दें। इसमें हाफ़ केजी हनी मिक्स कर दें। ये आपके पास एक ऐसा टॉनिक आ जाएगा। आप इसको पेस्ट को मिक्सअप कर लें और एक कंटेनर में महफूज कर लें। ये एक ऐसा ब्रेन टॉनिक है मस्कुलर वीकनेस के लिए, ब्रेन के लिए, मेमोरी लॉस प्रॉब्लम के लिए, चाहे तालिब इल्म हैं, बच्चे हैं या नौजवान हैं या वो ख़वातीन जो कि हामला हैं, हामला पैदाइश से पहले, बच्चे की पैदाइश से पहले, वो अगर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उनके अंदर जिस्म में कुव्वत, ताकत भी रहेगी, खून की कमी को भी पूरा रखेगी, विटामिन डी भी पूरा रहेगा, कैल्शियम पूरा रहेगा, उसके साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पूरा रहेगा। जिनको फॉलिक एसिड और आयरन के मसाइल हैं वो भी इससे हल हो जाएंगे। सही। और ये डायमेंशिया के लिए भी बहुत अच्छा है और उसके लिए जो सा ना मेमोरी लॉस प्रॉब्लम के लिए, नज़र को भी तेज़ करता है। ये टॉनिक ज़रूर इस्तेमाल करें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, जो मेन मसला है वो है आजकल शुगर का, और शुगर ऐसी बीमारी है जो हर किसी इंसान में, हर दूसरे इंसान में पाई जाती है। उसकी एक मेन वजह तो है मीठा खाना, और एक मेन वजह ये भी है कि वो जेनेटिक होती है। हिकमत में इसका क्या इलाज है? शुगर को अमूमी तौर पर कंट्रोल तो सब लोग करते हैं। आज मैं ये बिल्कुल प्रोग्राम में नहीं बताऊंगा कि शुगर में क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें बेशुमार किस्म के प्रोग्राम कर चुका हूँ मैं और बेशुमार किस्म के लोगों को पता है कि शुगर में क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी, ये सब कुछ पता है। मगर आज मैं एक ऐसा नुस्खा का ज़रूर जिक्र करूँगा जिसके इस्तेमाल से आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, और एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊँगा जिससे जोन सा ना आपकी शुगर जोन सी है वो भी बैलेंस रह सकती है और अपनी शुगर को आप बैलेंस के साथ साथ रिवर्स कर सकते हैं। असल मकसद है शुगर को रिवर्स करना। मैंने काफ़ी सारे पेशेंट की शुगर रिवर्स की है, जो कि पेशेंट आया HbA1c उनका 8 था, 9 था और उनका 7 था। उनका अल्हम्दुलिल्लाह उनका HB वैल्यू जो सा ना HbA1c अब वो नॉर्मल आ रहा है। ठीक और है। पिछले जो सा ना वो 5-6 महीने से उनको नॉर्मल है और अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी भी टैबलेट का, किसी भी इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके लिए सबसे पहले मैं एक प्रैक्टिस बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी है। आप याद रखिएगा कि हमारे पिंडलियों में, हमारी ये छोटी टांगें हैं जो पिंडलियों में, इनमें अल्लाह पाक ने एक, मैं कहता हूँ कि ये हमारे हार्ट का काम करती हैं, ये हमारा दूसरा दिल है। और ये समझ लें कि इसमें हमारी शुगर का मुकम्मल इलाज है। अच्छा। बग़ैर दवा से मुकम्मल इलाज है। वो कैसे? आप अगर वॉक नहीं कर सकते, ट्रेड मिल्क नहीं कर सकते, तो अपने फीट को ऐसे ऐसे करते रहें। अच्छा। आपकी पिंडली में हरकत होगी, आपकी टांगों में हरकत होगी। उस हरकत से आपके अंदर से इंसुलिन की मिकदार जो सी है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। और उसके साथ साथ आपकी शुगर रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। सही। आपको डॉक्टर कहता है ना, आपको फिजिशियन कहता है कि चला फिरा करो, वॉक किया करो, एक्सरसाइज करो, शुगर आपकी कंट्रोल रहेगी। तो मैं कहता हूँ आप बैठे हुए भी आप वॉक कर सकते हैं, आप बैठे हुए भी अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। उसके लिए सबसे आसान हल जो मैंने आपको बताया है, आप टांगे लटका के बैठे हुए हो या चाहे आप टांगे आपने सीधी रखी हुई, आप अपने पाँव को ऐसे ऐसे हरकत करना शुरू कर दो। आपकी पिंडली पे आपको थोड़ा दर्द महसूस होगा, शुरू में खिंचाव महसूस होगा। आप देखेंगे कि आपकी बगैर दवा से आपकी इंसुलिन की जो सी है ना वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। सही।
उसके अलावा मैं एक नुस्खा भी बता देता हूँ जो कि इतना आसान और इतना मुजरब है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम किस्म की शुगर, आपको पता है 2 टाइप की शुगर होती है, दोनों टाइप की शुगर के लिए मुफीद है। गुड़मार बूटी, कलवंजी, मेथी दाना, बादाम और इंदरजों तलख, ये 5 चीज़ों को हम वज़न पिसाई कर लें। हर खाने से आधे से पौना घंटा पहले 2 टाइम 1-1 टेबल स्पून इस्तेमाल करना शुरू कर दें और लगातार 20 से 25 दिन तक करें। उसके बाद अपना HbA1c करवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शुगर जो सी है ना, वो बॉर्डर लाइन, जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की हुई है उनकी बॉर्डर लाइन पे आ जाएगी, और जिनकी बॉर्डर लाइन पे होगी वो अपने एवरेज बैलेंस, और जिनकी अभी शुरू हुई है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल में रहेंगे। और ये हर एज के लिए है नुस्खा। अच्छा, वो लोग या वो यंगस्टर जो अभी जिनकी एज छोटी है वो इसका इस्तेमाल टीस्पून करें, और जिनको बहुत अरसे से शुगर है वो उनका इस्तेमाल जो सा है वो ये 1 टेबल स्पून करें, और दिन में 2 टाइम खाने से आधे से पौना घंटा पहले नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंतहाई किस्म की मुफीद है। अच्छा सर, शुगर को कंट्रोल करने के लिए कोई कहवा? हाँ, शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक कहवा है, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि शुगर जो सी है ना अमूमी तौर पर हमारे पाकिस्तान में गट हेल्थ की मसाइल की वजह से 80% उस मसाइल की वजह से शुगर हमारी इंक्रीज़ कर रही होती है। हमें मालूम ही नहीं हो रहा होता हमें डायबिटिक कौन सी वाली है। इसमें एक बहुत आसान सा कहवा और इंतहाई मुजरब है। इसमें करना ये है कि 1.5 कप पानी में 1 चम्मच आपने इंदरजों तलक का, 1 चम्मच कलवंजी का, 1 चम्मच मेथी दाने का, इसको आप अच्छे तरीके से बॉईल कर लें। जब ये 1 कप रह जाए, 1.5 कप से 1 कप रह जाए, इसको आप नथार लें और इस कावे को आप पीना शुरू कर दें। खाना खाने के बाद दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये कावा आपकी शुगर को रिवर्स करता है और आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और ये ख़ास तौर पर डायबिटिक के लिए इंतहाई मुफीद तरीन है। सही। और ये इसको आप इस्तेमाल करें, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अच्छा सर, ये जो आपने सारे इंग्रेडिएंट्स बोले हैं ये लेना भी मुश्किल है। कोई एक ऐसी प्रोडक्ट जिसमें ये सब इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों और एक ही जगह से ये सब मिल जाए? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि लोग आजकल तलाश करते हैं कि पैकिंग और डब्बों के मुतल्लिक कोई ऐसी चीज़ हो जिसको फ़ौरन जाके स्टोर से ख़रीद लें। वो एक प्रोडक्ट है शिफा नेचुरल की शिफाए शुगर। वो बहुत ज़्यादा मुफीद है, मेरी अपनी प्रैक्टिस से गुजरी है, और मैं अक्सर लोगों को एडवाइस भी करता हूँ कि शिफा नेचुरल की शिफा शुगर जो सी है वो इसमें अच्छा एक मुफीद चीज़ है, उसका इस्तेमाल करें। और मेरा ख्याल कहता है कि उससे काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं इससे मुफीद हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आज हमें वक्त देने का। नाज़रीन, इसी के साथ आज के पॉडकास्ट से फिल वक्त इतना ही।